सौम्यदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। साथ ही आज संतोष सिंह मेरे साथ होंगे, विशाल बाग होंगे, आज नितिलेश भी होंगे रत्नागिरी से मेरे साथ, और साथ ही विवेक मित्तल भी हैं, उन सबसे आज बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्यदीप, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हम ये देख पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो क्रैक आया है, इसको उस जगह पर लेके आया है जहां पे भी और भी स्लाइड कर सकता है सर। ये ऐसा नहीं है कि इसमें स्लाइड होने की भी गुंजाइश नहीं है। इतना टूट गया कहने से नहीं बात होगी, अभी और गिरावट आ सकती है। सर एक बार अगर आप मेरे को बताएंगे, आपको कितने प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हो सकते हैं कि निफ्टी 11,500 के भी नीचे आके ट्रेड करेगा? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये 5 तारीख से पहले पहले ही शायद कर जाए, 5 नवंबर से पहले। गुड मॉर्निंग दीप्ति जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। पिछले दिन जब आपसे बात हुआ था तब मैंने मेंशन किया था कि 11,600 11,500 एक सपोर्ट जोन है। फ्राइडे का जो लो था वो था 535, और फ्राइडे के सेशन में 535 से एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला था। लेकिन आज का जो अभी पहले 1 घंटे का जो ट्रेड है वो क्लियर बताता है कि ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर जो है वो फिलहाल के लिए हावी है। तो फ्राइडे का लो 535 और 500 का जो जोन है वो 500 पकड़ के चलिए। 11,500 क्रिटिकल रहेगा अभी भी। अगर 11,500 ब्रेक होता है तो लंबा डाउनसाइड मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए तो मैं जब तक एक सपोर्ट टूटता नहीं है तो उसको प्री अटेम्प्ट करना कि सपोर्ट टूटेगा वो तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है और ये एक्चुअली क्लैश है वीकली और डेली ट्रेंड का। अभी यहाँ पर देखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम का ट्रेंड यहाँ पर विनर होके निकलता है, लेकिन फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर अभी भी हावी है। आपके हिसाब से अगर बाजार चलिए मान ली नहीं भी टूटता है, क्लैश चलता रहता है आपस में, तो फिर क्या कॉल और पुट से पैसे बनाए जा सकते हैं राइट करके? सर 11,600 की कॉल और 11,600 की पुट, दोनों की कीमत करीब करीब एक जैसी है। एक की 136 रुपए दाम है 11,600 की कॉल के, और एक के 156 156 रुपए दाम है, सिर्फ 20 रुपए का फर्क है। तो क्या इन दोनों में से किसी को राइट करके पैसा बना सकते हैं, या दोनों को बाय करके यानी कि खरीद के किसी को पैसा बना सकते हैं? अगर एक क्लैश रहा तो दोनों की कीमत घटनी है सर फिर तो। जी लेकिन डिम्पी जी, पहला बात तो ये है कि वॉलेटिलिटी जिस तरह का है और जिस तरह का वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है क्योंकि यूएस का इलेक्शंस के चलते, तो अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है, छोटा इन द सेंस की कैपिटल साइज कम है, उनको मतलब ज़्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक हफ्ता ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ आने जाना नहीं है, तो इस हफ्ते को अवॉइड कीजिए। एक बार ये इवेंट जो है निकल जाने दीजिए। तो वॉलेटिलिटी में क्या होगा ना, स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर हो जाएगा आपका। अगर आप लंबा स्टॉप लॉस मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो बार बार ट्रिगर होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों का कैपिटल साइज लिमिटेड है तो उन लोगों को थोड़ा इस हफ्ते वेट करना चाहिए, नेक्स्ट हफ्ते से फिर से देखेंगे। ठीक है, डन। तो एक हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत आप लाइट भी रहे तो मेरे को लगता है चल सकता है, एक्सपेरिमेंट ना किए जाए राइटिंग के साथ। हाँ ठीक है, कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि बहुत जबरदस्त गैप डाउन है और गैप डाउन के बाद आपको सपोर्ट एरिया भी आसपास को मिल रहा है, तब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस जगह पर मार्केट खड़ा है 11,588 या 600 के इर्द गिर्द, जैसे सर भी आपको बता रहे हैं कि वीकली वालों की और डेली वालों की आपस की लड़ाई है कि वीकली वाले जीत जाएंगे या डेली वाले जीतने वाले हैं, है ना? क्योंकि एक पे कुछ और है, एक पे कुछ और है, एक पे सपोर्ट है, एक पे सपोर्ट ब्रेक डाउन है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि बाजार के अंदर आपको चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, हमने मार्क किया हुआ है, ये ब्यूटीफुली पिक्चर्ड है। ये बहुत क्लियर क्लियर आपको दिखाना चाहता है कि मैं एक सपोर्ट पे भी हूँ और एक रेजिस्टेंस पे भी हूँ। तो ये एक है तो चैनल डाउन साइड का, जिसको हम शॉर्ट टर्म डाउन साइड कहते हैं, बट ठीक है, एक सपोर्ट एरिया और एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। अभी बड़े एक्सपेरिमेंट लेने से हमको लग रहा है कि थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन डीपी जी आज एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि मेरा बायस जो है वो अपसाइड का है। जब तक 11,500 टूटता नहीं है, हो सकता है फिर से यहाँ से पुल बैक देखने को मिले। और एक लेवल को ध्यान में रखिए, वो है 11,820। कभी भी अगर 11,820 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है ऑन डेली बेसिस, तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल का पहला साइन होगा। ठीक है, डन। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना होगा कि 820 एक बार पार हो जाए तो फिर एक बार एक बड़े मूव के लिए भी तैयार हो जाएगा, अदरवाइज आपको इस रेंज के अंदर ध्यान रख के ही ट्रेड करना होगा।
अब आते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे सर। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ही, इस पर आपका व्यू। रिजल्ट्स उम्मीद से ठीक है, बेहतर आए हैं, लेकिन ये शायद थोड़ा पहले भी बता ही चुका था, जब इसने 2000 अपना नहीं तोड़ा था ना, इसने तभी बता दिया था कि रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर आएंगे, और वही हुआ। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। जब तक ये उम्मीद थी कि हाँ रिजल्ट्स ठीक आएंगे ठीक आएंगे, 2000 बच रहा है 2000 बच रहा है, वो बचा भी, लेकिन वो सेल ऑन न्यूज हो गया। यानी कि जैसे रिजल्ट्स आए, ठीक आए, थोड़े से उम्मीद से ठीक आए, लेकिन खबर आते ही धराशायी। और इसने भी आखिरकार अपनी 2000 वाली रेंज को भी आज बड़े गैप के साथ तोड़ा। ना केवल गैप, बल्कि जो बार है वो भी बहुत सीवियर है। सर आपकी राय। डिम्पी जी, इसका जो ट्रेंड है वो वीकली पर भी डाउन है अभी, और डेली पर भी अभी डाउन है। तो रिलायंस कहाँ तक जाएगा? पिछले बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर लग रहा था कि 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक अटेम्प्ट करें। पुल बैक एक दो दिन का अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो पुल बैक थम गया 2069 पे। तो जब तक 2070 2080 का जोन ये क्रॉस नहीं करता है, तब तक तो डाउन साइड में अगला जो सपोर्ट है वो है आपका 1820 से 1830 का, तो वहां तक भी फिसल सकता है। सर ये कितने चांसेस हैं, जो इसने एक अच्छी सी बढ़त दिखाई थी पहले, एक अच्छा ट्रेंड भी क्रिएट किया था, वो सारा का सारा वापिस अब तोड़ देगा ये? इसके कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि अभी ये जो 1950 के आसपास है, इसके कितने चांसेस हैं ये 1800 और उसके भी नीचे चला जाएगा? ठीक है, जिस तरह का ये लार्ज कैप काउंटर है, मार्केट का लीडर है, तो ऊपर से जैसा करेक्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं तो सपोर्ट देगा। सपोर्ट लेने के बाद में हो सकता है रेंज बाउंड और ये पार्टिसिपेट ना करें। दीपी जी, मुझे लगता है अगर मार्केट को यहाँ से चलना है तो बैंक, आप देखिए बैंक निफ्टी आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हो यस। सकता है मार्केट का जो लीडरशिप है वो अभी रिलायंस से चल के बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में हो जाए, और रिलायंस यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाए, जो कि हो सकता है क्योंकि काफी रनअप हो चुका है। यहाँ पर हो सकता है बड़े रेंज में कंसोलिडेट करे रिलायंस, लेकिन फिलहाल के लिए वो सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो सपोर्ट तो खैर दिख रहा है रिलायंस के अंदर, इसलिए ना ही अभी कोई एवरेज की जाए। कोई ये ना सोचे कि मेरे को 2300 वाला माल आज तो 2000 के मिल रहा है नीचे, तो मैं रिलायंस को भर लूं। अभी थोड़ा रुक जाइएगा। स्ट्रक्चरली डैमेज रिलायंस के चार्ट में दिख रहा है, बिजनेस में नहीं, चार्ट में। चार्ट में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि रिलायंस को कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी है, या इसको कोई वी शेप रिकवरी देनी है, या ये कहीं भागा जा रहा है चार्ट, ऐसा कहीं नहीं है। ये डाउन ट्रेंड इसका आज से शुरू नहीं हुआ है, ये इस महीने की यानी कि अक्टूबर मंथ के अंदर का, ये 14 तारीख से शुरू हुआ है, जब इस चैनल के अंदर आया। आप ये लगा लो कि सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर मंथ पूरा का पूरा रिलायंस ने किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया। मार्केट सिर्फ बैंक निफ्टी की बदौलत ही खड़ी रही, नहीं तो रिलायंस का कोई सपोर्ट नहीं था। अगर वी शेप रिकवरी देनी होती तो 15 दिन के अंदर बहुत मौके इसको मिले थे कि जहां पे रिकवरी दे सकता था। अभी भी रिजल्ट से ट्रिगर था, रिजल्ट से पहले 2 दिन हल्का गर्म हुआ, लेकिन रिजल्ट्स आते ही फिर से कमजोर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर आज एक और नंबर पे, एक बार जरा मेरी शीट के अंदर जहां पे आज थोड़ी खरीदारी है, उसमें बैंकिंग इंडेक्स ही है, जैसे आप भी बता रहे थे कि बैंकिंग के अंदर खरीदारी है। मैंने ना पिछली बार एक शेयर देखा था सर, चोला फाइनेंस। एक बार आप फिर से देख लो, वो आज चल रहा है, वो उस दिन भी चला था चोला फाइनेंस। आप देखो इसके अंदर क्या करना चाहिए। एक बड़ा ब्रेकआउट आया है और आज अच्छा मूव आ रहा है, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी डिस्कस किया था। जी टी 265 के ऊपर ये ब्रेकआउट फ्राइडे को ही मिला था, आज भी कंटिन्यूएशन है उसका। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, लेकिन अब 238 से 283 चल चुका है 3 ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर बाइंग करना, अगर कोई बाइंग करता भी है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाइंग करना पड़ेगा। 268 आज का लो है, वहाँ पर स्टॉप लॉस रखें और मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अभी फेवरेबल नहीं है। टीम पीजी ट्रेंड तो ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। ठीक है। एक आईसीआईसी बैंक सर, और बताइए आप इसके अंदर क्या करना चाहिए? आईसीआईसी बैंक के भी नंबर्स आए, नंबर्स ठीक थे, इतने भी खराब नहीं थे। दूसरा मेरे को एक अच्छी चीज आईसीआईसी बैंक के साथ अब ये लगती है कि इसके पास कोई पुरानी लेगेसी नहीं है। जो विवादों की लेगेसी कई बैंक्स के साथ टिपिकली रहती है कि इसका ये डेट है, ये डेट है, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, काफी हद तक वो उससे सॉर्ट आउट हो चुके हैं अब। ये अब प्योरली नंबर्स है, नंबर्स ठीक आते हैं तो रिएक्शन देता। आज गैप के साथ खुला था क्योंकि इसके फ्राइडे को नंबर्स थे। अभी क्या करना चाहिए? अभी 409 पे चल रहा है, मेरे पास दो लेवल है, आइदर ये 400 ब्रेक कर देगा, आइदर ये 425 वापस आएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी है सर?
टीपीजी 425 को क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। वीकली ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है, डेली ट्रेंड भी पॉजिटिव है। हो सकता है आज गैप अप के साथ 5-5.5% गैप अप के साथ खुला था, तो उसलिए एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चांसेस आर वेरी हाई कि 425-420 का जो रेजिस्टेंस है उसको ये क्रॉस कर जाएगा, और उसको अगर क्रॉस करता है तो अच्छा बाइंग कैंडिडेट होगा। अभी लेना है कि अभी छोड़ देना है इसको सर? नहीं, अभी लेना नहीं चाहिए डिम्पी जी। एक बार 420-425 के जोन को ये क्लियर करे तभी बाइंग करना चाहिए। ठीक है सर, 420 425 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आज में कर सकता है या एक से 2 दिन ले सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ। 1 से 2 दिन लेने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक तो मतलब थोड़ा सा लार्ज कैप है, तो धीरे धीरे ही चलता है। आज तो थोड़ा सा 4.5% रिजल्ट के न्यूज़ फ्लो के चलते बढ़ गया। मुझे लगता है 1-2 दिन कंसोलिडेट करके फिर उसका ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। ठीक है, एक तो सवाल सर मेरे पास और भी है, जरा मैस्टेक के बारे में और पता करना है। लास्ट टाइम भी हम इस शेयर को देख रहे थे, ये भी अच्छे से चला मैस्टेक। जरा इस पे आपकी राय है सर। आईटी का शेयर है मैस्टेक, अभी 876 पर है। मेरे को लग रहा है कि एक बार 900 की वेट करनी चाहिए। आपकी राय, क्या 900 के बिना तोड़े ही क्या पहले इसमें आ जाए? जी सर, इसमें एक बाइंग ट्रिगर है, फ्राइडे के सेशन में ही मिला था, आज भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ये और एक इसका अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये डेरिवेटिव काउंटर नहीं है, तो अगर बाई चांस मार्केट में स्लाइड भी मिलता है, ये थोड़ा सा कम गिरेगा। तो फ्राइडे का लो है 835, 835 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट 900 915 का, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 940 का। लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो सर मेरे को एक बार स्टॉप लॉस वापस दे दो। 835 का स्टॉप लॉस। सर ज्यादा डीप है वो तो, अभी तो 876 चल रहा है, 30 रुपए नीचे है वो तो। डिम्पी जी, वॉलेटिलिटी हाई है, आज ही का लो है 837। इससे छोटा आज स्टॉप तो लॉस सर देंगे गैप बार है। बार। आज तो सर थोड़ा सा गैप भी बना है, और दूसरा एक्चुअली क्या वो इसका गैप एरिया ही हो गया एक्चुअली अब तो। और इतना डीप में तो स्टॉप लॉस रखने में, या तो फिर हम इसको इंस्टॉलमेंट्स में ले। अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है कि हमारे से या शेयर भागे जा रहे हैं, वो पकड़ जी में नहीं कर आते फिर। कर सकते हैं एक बार। उससे छोटा स्टॉप लॉस आवरली चार्ट में भी देखेंगे तो पहले घंटे का लो है 835, उससे क्या छोटा स्टॉप लॉस हाँ है। नहीं, वो मेरे को भी दिख रहा है सर। हालांकि मैं भी यही चाह रहा हूँ कि वही स्टॉप लॉस रखा जाए। बस अब दुविधा ये है कि 876 पे 836 रुपए का स्टॉप लॉस, और सीधा फिर 900 रुपए का या 910 तक का टारगेट, वो मीन्स द एक जैसे ही बनता है। वो 30 रुपए 1:1 का ही रेशियो आ रहा है। तो बस इतना ही था बस दिक्कत। और दूसरा ये थोड़ा आईटी का है, और टिपिकली हमने है ना, हमारा एक पुराना एक्सपीरियंस है कि जिस दिन बैंक चलता है ना, उस दिन आईटी साइडवेज हो जाता है। ये रेयर होता है कि बैंक और आपको आईटी एक साथ चलता हो देखिए, क्योंकि वेटेज के साथ से भी करीब करीब 30% की वेटेज है दोनों इंडेक्स की अपनी। डिम्पी जी, इसलिए या तो एक चीज इसमें किया जा सकता है। इसका फ्राइडे का जो हाई है वो है 884। अगर हाँ 885 को वॉच कीजिए, अगर 885 को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर स्टॉप लॉस छोटा पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट अगर सस्टेन करेगा तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का जरूरत नहीं है। 884 के ऊपर आप 865 का स्टॉप लॉस देके फिर ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये अच्छा, 885 के ऊपर चलता है तो। हाँ 85 के हम वेट कर लेते हैं, इस बीच मार्केट का भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भी मार्केट भी उसी रेंज पे है कि जहाँ पे थोड़ा डिसाइसिव नहीं हो रहा है। ठीक है, 885 का 885 रुपए का एक बार वेट कर लेते हैं। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो फिर हम 865 रुपए वाला स्टॉप लॉस रख लेते हैं, वो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, मैं स्टॉप लॉस के साथ हूँ। बट होता क्या है सर, पोजिशनली अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरा माल कटेगा भी नहीं, और मेरा माल का शायद प्रॉफिट में ना मैं फंस के चला जाऊंगा, और दिन भर आज मैस्टेक को ही देखता रह जाऊंगा, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो छोटे हफ्तों में है, और वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, इवेंट सामने खड़ा है, यूएस का इलेक्शंस। तो वैसे भी आईटी का काउंटर। अच्छा, मैस्टेक के बारे में एक और खूबसूरती भी है, इसका 90% बिजनेस ही यूएस से आता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हुई, हालांकि हमारा अपना, हमने जिस चैनल चेक करते हैं उस चैनल चेक से ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रम्प को किसी तरह की कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, भले ही वो कुछ भी हो रहा हो, कोई भी बात रखी जा रही हो, पोल्स कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे ऐसा हो, लग रहा है कि ट्रम्प शायद वापस से रिपीट कर सकते हैं इस बार यूएस में, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
और ये मार्केट के डाटा भी कह रहे हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का भी कहना है, और कुछ जो ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं उनका भी ये कहना है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, एक दो शेयर जरा और भी है जो आज मेरी लिस्ट में आ रहे हैं, जो थोड़े मोमेंटम में है। एक जरा आप एनटीपीसी और देख लो। आज आज पावर के दो स्टॉक्स, पावर ग्रिड और एक एनटीपीसी, ये मेरी लिस्ट में है। आज दोनों के अंदर एक अच्छी बाइंग है। एक बार आप एनटीपीसी देखना। है तो सुस्त, बट मेरे को इसके तो थोड़ा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि ये एक रेंज में अच्छे पैसे देके जाता है। जी, अप स्विंग में है, अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, लेकिन एक रेजिस्टेंस है 90 से लेकर 90 50 का 91 पकड़ के चलिए। अगर ये 91 को क्रॉस कर लेता है तो फिर तो ऊपर की तरफ 96 से 97 तक के मूव आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए 91 के ऊपर एंट्री लेने का सोचिए। अगर किसी का पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 86 का। ठीक है, 86 का ही स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, वो बिल्कुल एक बेस बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा और मार्क कर लेता हूँ कि 86 का हमने स्टॉप लॉस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने 86 को मार्क कर दिया बकायदा। ये इसका चैनल का एक बेस है। ये पूरी तरह से डाउनवर्ड था, यानी कि डाउन ट्रेंडिंग चार्ट था। ये लगातार नीचे आ रहा था। जिस दिन आके इसने अपने आप को रोका, उसी दिन से इसने एक चैनल क्रिएट कर दिया कि अपवर्ड हो गया हूं मैं, जिसको सर भी आपको बता रहे थे कि अपवर्ड चार्ट है ये अपवर्ड चार्ट ऐसे दिखा हमको। दूसरी बात, 86 का सपोर्ट इस चैनल का भी सपोर्ट है, ये जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी एक और चीज मेरे को अहम दिखती है, वो दिखती है कि इसके अंदर 85 86 पे इसका 100 दिन का एवरेज भी मार्क्ड है। आप देख रहे होंगे येलो कलर का एक मार्क, इसमें 85 रुपीज 44 पैसा लिखा हुआ है। ये मैं सब आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ, सर तो अलग अलग चार्ट देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आवरली पे बेस के देख के आपको बता रहा हूँ। दूसरा, चैनल खोला हुआ है, अपर रेंज आके इसकी कहीं भी 92 93 बनती है, जो सर का अपना मानना है कि 91 92 तक ही आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। उससे पहले क्या है, एक पूरे वी वैम्प का एक मीन बना हुआ जो कि 91 पे ही है। तो इसलिए कोई भी आदमी अगर इसको लेना चाहता है तो 86 का स्टॉप लॉस लगा के 91 से लेकर 93 तक के टारगेट्स रख ले, थोड़ा पहले कर ले, प्रीमेच्योर होकर इससे बाहर निकल जाए। बट ये स्विंग के साथ में ऊपर है, शॉर्ट करने से फिलहाल एनटीपीसी को बचना चाहिए। डन सर। अच्छा सर, एक और चीज है, हमारे व्यूअर है विनोद जी, वो कह रहे हैं कि एनटीपीसी का जो बायबैक है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक आए। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीक का छोड़ दो, मैं इसको पूरी सीरीज के हिसाब से रखना चाहता हूँ, तो मेरे को एक स्टॉप लॉस दे दो। बाय चांस मैं पूरी नवंबर सीरीज में एक एनटीपीसी को एक रख लेता हूँ, तो क्या मैं 80 का स्टॉप लॉस लगाऊं, या फिर मैं इसके नीचे का जाके 78 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें समय देना चाहता हूँ। फिर तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस पड़ेगा डिम्पी जी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका अगले पिछले वीक का जो लो है वो है 84, तो मोटा मोटी 83 का फिर स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। 83 का, जी ठीक है। तो मैं अगर सीरीज के हिसाब से लेना चाहता हूँ तो 83 का स्टॉप लॉस रखूँ, और अगर पोजिशनली ट्रेड ले रहा हूँ तो फिर 86 का स्टॉप लॉस रखूँ। ये दो स्टॉप लॉसेस आपके सामने हो गए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और है सर, हमारे एक व्यूअर है दर्शन शाह जी, उनका एक क्वेश्चन है, एक्चुअली ये मेरा ही क्वेश्चन जैसा ही है जो उन्होंने पूछ लिया, कि बैंक स्टॉक्स को अगर 3 महीने के लिए पोर्टफोलियो में हम जगह दें, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो क्या मैं कोई बैंकिंग स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको स्ट्रक्चरली थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है, और मैं इसको एक डिलीवरी बेस्ड बाय करना चाहता हूँ, मैं उसको पोजिशनल नहीं चलना है, मैं मेरे लिए ये रोज के 10 10 20 20 रुपए इकट्ठा करना शायद मुश्किल हो जाए, एक ऐसा स्टॉक मैं रखना चाहता हूँ बैंकिंग में से ही, जो उसको मैं पोर्टफोलियो स्टॉक बोल दूँ अपना। तो कोई एक ऐसा चार्ट आपने देखा हो या आप देखना चाहें? जी, मैंने क्योंकि पिछला हफ्ता जो था वो मंथली क्लोजिंग था, तो मैं मंथली स्टॉक्स मतलब मंथली चार्ट में स्टॉक स्कैन कर रहा था। उसमें एक हम्म। इंटरेस्टिंग बाई सिग्नल निकल के आया है जो है एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक में जब पिछले जब 3 4 बार ये सिग्नल आए हैं, और जब ये सिग्नल आए हैं तब तक कम से कम 20 से 25% का रिटर्न एचडीएफसी बैंक दिया है। हम्म। तो लेकिन स्टॉप लॉस इसका आपको अगर आप 3 से 6 महीने के लिए अगर रख रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख रहे हैं, तो फिर स्टॉप लॉस आपका जो पड़ेगा वो 1080 का पड़ेगा। और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नहीं है, 10% का आपका रिस्क है। और मेरा ये मानना है एचडीएफसी बैंक यहाँ से काफ़ी लंबा मूव दे सकता है, जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी हो सकता है क्रॉस कर सकता है।
जिस तरह का सर इसमें स्ट्रक्चर अभी। आपको पता ही है कि मैनेजमेंट चेंज हो गया, आदित्य पुरी जी जा चुके हैं। खैर आज खबर भी आई है कि उन्होंने कार्लाइ को ज्वाइन कर लिया, वो एशिया के हेड हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने एचडीएफसी से इस्तीफा दिया तो कार्लाइ में चले गए। लेकिन क्या है, मैनेजमेंट चेंज के बाद भी आपको ऐसा दिख रहा है कि चार्ट्स में स्ट्रेंथ है जो नई मैनेजमेंट है? क्योंकि चार्ट्स तो पहले बोलते हैं ना, मैनेजमेंट के फैसले बाद आएंगे। जी जी डिम्पी जी, पहला बात तो ये है, फंडामेंटल तो मुझे समझ में आते नहीं है, तो उस पर तो मैं कमेंट करूंगा नहीं। मेरा सिस्टम के हिसाब से चार्ट ये बता रहा है कि एचडीएफसी बैंक, एक तो ये है अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो एचडीएफसी बैंक इज द सेफेस्ट, ये तो पहला चीज है। दूसरा ये है कि इसमें मेरे सिस्टम के हिसाब से एक बाई भी है लॉन्गर टर्म चार्ट में। मुझे ये लगता है एचडीएफसी बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा मार्केट में, और एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिले, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये। ठीक है सर, टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार मेरे को दे दो आप इसका। जी 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब ये आपका लो है, पिछले अक्टूबर का ये लो है 1090, तो उसके 10 पॉइंट नीचे 1080 का स्टॉप लॉस रखिए। और पहला टारगेट तो जो लाइफ टाइम हाई है 1300 के करीब का होगा, और उसको अगर क्रॉस कर लेता है तो और 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं 1300 तक का इसका एक बार टारगेट भी मान के चलता हूँ कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा। 1080 इज स्टॉप लॉस। एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है फिलहाल। दो शेयर सर मैं आपसे और पता कर लेता हूँ जो इसमें काफी उथल पुथल हो रही है। एक तो है सर आइशर मोटर, ये नेगेटिव है, जरा इसको भी आप देख लेना। और एक में फिर आपका बाय बाय का स्टॉक भी, पहले जरा मैं नेगेटिव वाला पता करता हूँ। आइशर मोटर सर, ये और टूटेगा, अपने एक अहम सपोर्ट एरियाज के बिल्कुल करीब है। समझ में नहीं आ रहा कि और टूटेगा या यहीं पे रुक जाएगा। डिम्पी जी, वीकली ट्रेंड तो इसका डाउन है, वीकली में सेल सिग्नल पिछले हफ्ते ही जनरेट हुआ है, और डेली में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है 20 पकड़ के चलिए, 20 पॉइंट का जगह देते हैं तो 2020 और 2000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फिलहाल के लिए तो अभी तो शॉर्ट करना नहीं चाहिए, एक बार वेट कीजिए, अगर 2000 को ये ब्रेक कर देता है तो और डाउन साइड इसमें देखा जा सकता है। अभी ये बताना मुश्किल है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट से बचे, लेकिन लेने लेने लायक भी अभी भी नहीं है, लेना भी अवॉइड करना चाहिए। सर एवरेज वगैरह भी नहीं करे ना, किसी भी तरह के कुछ भी नहीं करें तो इसके अंदर अभी तो ना फिर तो। ना ना डिम्पी जी, एवरेज एवरेज तो नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये सपोर्ट ब्रेक भी हो जाए, क्योंकि वीकली और डेली में स्ट्रक्चर दोनों में अभी भी नेगेटिव है। मान लो सर ये 2000 ब्रेक कर देता है, 2020 है एक्चुअली, वैसे तो मेरी चार्ट में 2020 है जिससे आप भी बता रहे हैं। ये मान लो 2020 या 2000 वाली रेंज को तोड़ देता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 1800 भी हो जाएगा? 200 और पे टूटेगा, मतलब 2000 और टूटेगा ये। 200 पे माफ कीजिए। जी, अगर ये 2000 को ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो इसका जो रेंज था वो था 2280 से 2220, मतलब 260 पॉइंट्स का ये ओवरऑल रेंज था। तो 260 पॉइंट्स को अगर आप माइनस करें 2020 से, तो इसका जो टारगेट निकल के आता है वो 1800 के भी नीचे आता है, वो टारगेट निकल के। हम्म ठीक है, यानी कि फिर तो दिक्कत ज्यादा बढ़ फिर जाएगी। एक दिक्कत शेयर ज़्यादा सर बढ़ और है जो मेरी लिस्ट में आ रहा है, बैंकिंग का ही स्टॉक है। मैं बैंक टू बैंक मार्क कर देता हूँ आपको। एक बार जरा फेडरल बैंक के चार्ट देखना। मैंने अभी आपसे एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक पूछा था तो आपने मेरे को एचडीएफसी का, मान लो मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है खरीदने की, इतना बड़ा भारी स्टॉक को हैंडल नहीं कर पाता मैं, मेरे को स्टॉक से नीचे कोई बैंकिंग स्टॉक चाहिए था। क्या मैं फेडरल बैंक में दाव खेल सकता हूँ? मैं अपनी डीप पैनिक लो का, जो कि करीब 45 रुपये बनता है, इसका एक स्टॉप लॉस लगा के क्या मैं फेडरल बैंक के अंदर चला जाऊं? है। फेडरल बैंक थोड़ा सा हो सकता है बैंकिंग सेक्टर चले तो ये थोड़ा सा मतलब फुल मतलब उसके साथ पार्टिसिपेट करे, लेकिन एचडीएफसी जैसा स्ट्रक्चर इसका नहीं है। तो नहीं। अगर आपको क्वांटिटी कम लेना है तो आप मतलब शेयर्स कम उठाइए, वो बेहतर रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उससे बेहतर और एक स्टॉक है जो एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा मिड कैप काउंटर है, तो स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड डाउन साइड में देखने को मिलता है। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो वो ले सकते हैं कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, ओके। तो सर इंडसइंड बैंक के फिर टारगेट और स्टॉप लॉस भी दे दो। चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर ये चला तो यहाँ से बहुत अच्छी डेप्थ इसके पास है और हमारे टारगेट्स के काम आएगी। सर आप मेरे को एक बार जरा इसका एक स्टॉप लॉस और टारगेट दे दो बस आप।
जी, स्टॉप लॉस इसका 585 रहेगा। वॉलेटाइल काउंटर है तो स्टॉप लॉस तो डीप पड़ेगा, और 585 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक बाई कर सकते हैं। टारगेट रहेगा आपका, पहला टारगेट तो 700 का रखिए, और उसको अगर क्रॉस कर लेता है तो 740 से 750 तक भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, वीकली में 750 इसका 100 ऑफ। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। डन। तो वीकली के अंदर मैं एक बार आपको जरा वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ, जो सर आपको देखते ही होंगे। हालांकि मैं थोड़ा वीकली को अवॉइड करता हूँ, बट ठीक है, ये वीकली चार्ट है। इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, एक मेगा सपोर्ट एरिया है। ये जो बड़ी बार हालांकि तो पहले से प्री डिफाइंड थी, ये कॉन्सिडेंटली ये पूरा चैनल है, ये इसके अंदर काम आएगा। तो आपको 700 से 750 तक, यानी कि इस बार का एनगल्फ होता हुआ दिख जाएगा। मैं वीकली से सीधा फिर आवरली चार्ट पर आता हूँ, जहाँ से उसको हमने एक्चुअली में ड्रॉ किया था। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यस, ये एक अच्छा बेस है, पूरा एक चैनल है। इस चैनल के अंदर का अपर एंड को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करते ही सर इसके कितने चांसेस है कि 650 के बाद चलेगा? अभी 628 चल रहा है, मैं थोड़ा प्रीमेच्योर के ले लूं या फिर 650 के ऊपर वेट करूं? क्योंकि मेरे को ऐसा मैं लग रहा भी है कि 650 पे वेट कर लेना चाहिए। डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा प्रीमेच्योर बाइंग के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि 650 क्रॉस करेगा तो स्टॉप लॉस आपका और डीप हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये 650 को एक बार कन्विंसिंगली क्रॉस करेगा तो ये पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। नहीं, ये मेरा भी मानना है सर। एक बार 650 ने पार किया ना, तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। फिर आपको जितने इसका गैप है, यानी कि जितने इसकी ब्रेड देख पा रहे हो, कम से कम ये जोड़ेगा। और ये कम से कम 100 से 150 रुपए की है, यानी कि 750 का लेवल्स कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी ही आपको दिखा देगी। एक सर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट है एक शेयर, एक बार जरा वो देखना। एक कैश का शेयर है ये, जी केमिकल का शेयर होगा, और इसकी अभी जो कीमत चल रही है 1620। जी। ये हमारे एक व्यूअर है, वो पता करना चाह रहे हैं इस शेयर के अंदर। मेरे को तो कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली। थोड़ा सा ये शेयर स्पेकुलेटिव इन नेचर भी था, पहले बहुत अच्छे से स्पीड से चला। आपको ध्यान होगा लॉकडाउन के बाद का जो पूरा पीरियड है, लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद का पीरियड बहुत स्पीड से ऊपर आया, लेकिन उतनी ही स्पीड से अब नीचे भी जा रहा है। ये थोड़े खराब शेयर होके कई बार पहचान भी हो जाती है। अभी क्या करें सर इस वो स्टॉक के अंदर? बोथ वीकली डेली चार्ट में ट्रेंड अभी डाउन है। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जो है वो है 1725 से 1730 का जोन, वहां से ये ब्रेकडाउन मिला था। ये एक बार ये 1600 को ब्रेक करेगा तो और डाउन साइड देखने को मिलेगा। लोअर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर बाइंग तो नहीं करना चाहिए फिलहाल किसी का। अगर होल्ड भी कोई कर रहा है तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ठीक है। एक शेयर सर और देखना, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये एकदम से मेरे लिस्ट में आया है, और एक कई दिनों का ठहरा हुआ चार्ट था। आप भी देख पा रहे होंगे कई दिनों से रुका हुआ था, ये आज कुछ मोमेंटम दिखा रहा है। पकड़ना है क्या इसको, श्रीराम ट्रांसपोर्ट से? जी, फाइनेंशियल स्टॉक्स में बाइंग है। श्रीराम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन श्रीराम का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस रहेगा 790 से 800 का। वहां तक तो शायद ये मोमेंटम में चला जाएगा, उसको क्रॉस करता है कि नहीं करता है वही अभी देखना है। अगर ये 790 800 को जोन को कवर कर लेगा तो फिर तो इसमें 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट देखा जा सकता है अपसाइड में। लेकिन ये मैं थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का बात कर रहा हूँ। थोड़ा प्री मेच्योर होकर फिर इसको बाय कर सकते हैं क्या? जी, स्टॉप लॉस अगर कोई 680 का एफोर्ड कर सकता है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सर शेयर आप और देख लेना जरा। वो था अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें से बाहर आ जाए क्या, क्या अभी भी इसके अंदर रहना है? अदानी एंटरप्राइजेस। रहना है डिम्पी जी इसमें। मतलब इंटरमीडिएट, लगातार इंटरमीडिएट हाई बनाते जा रहा है, मार्केट के डाउन साइड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये जब तक ये अभी 330 325 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये 360 365 को अचीव करेगा। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर किसी का पोजीशन है तो बने रहे, अगर कोई 325 का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता है तो वो बाइंग भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। ठीक है सर। एक शेयर मैं आपसे जरा और पता कर लेता हूँ, जो मेरी लिस्ट के अंदर आज वापस आ रहा है। थोड़ा कमजोर शेयर है वो भी, जरा बायोकॉन, इसको आप देख लेना। बायोकॉन के मैं कोई पुट लेना चाहता हूँ, पुट मैं ले सकता हूँ? अभी मेरे को चार्ट थोड़ा कमजोर लग रहा है,
और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया को अभी भी ब्रेक करने की अटेम्प्ट ले रहा है सर ये। कि बायोकॉन का ट्रेंड तो डाउन है, 380 का एक सपोर्ट है, 380 से 375 लगता है वहां तक तो नीचे जाएगा, लेकिन काफी गिरावट हो चुका है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर किसी का पोजीशन है तो 380 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे अभी भी। फ्रेश शॉटिंग या फुट बाइंग, क्योंकि सपोर्ट जोन को टेस्ट करने जा रहा है अभी, वहां से कैसा बाउंस बैक आएगा वो देखना पड़ेगा। और ऑलरेडी 460 से 397 आ चुका है, मतलब 12 से 13% का गिरावट हो चुका है। फिलहाल के लिए फुट बाइंग या फ्रेश शॉटिंग अवॉइड करें। हमारे एक व्यूअर है उपेंद्र कुमार, वो बार बार रिलायंस से पूछ रहे हैं। रिलायंस पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सर। आप हमारा वीडियो को भी जैसे यूट्यूब पे अपलोड होता है तो आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। ये आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ऑलरेडी व्यू दिया है कि अभी आपको दूर रहना है इससे, आपको कोई एवरेज नहीं करना, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देखना अभी फिलहाल। अभी रिलायंस से दूर रहिएगा क्योंकि इसने एक रेंज को ब्रेक किया है आज ही, आज में 2000 वाले। सौम्य सर, आपका कन्विक्शन वाला ट्रेड जिसमें आपकी कन्विक्शन बहुत हाई है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमको ट्रेड लेना ही चाहिए। HDFC आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे को, जो कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ठीक है। इसके अलावा कोई और ऐसा ट्रेड? देखिए पहला तो ये है कि देखिए 500 से फिर से बाउंस बैक आया, अभी सिर्फ 18 पॉइंट माइनस है निफ्टी, और बैंक निफ्टी डे हाई पे। तो 500 का सपोर्ट जब तक 11,500 नहीं टूटता है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है निफ्टी में, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में टीवीएस मोटर में मैं एक बाई कॉल देना चाहता हूँ। टीवीएस मोटर अभी 450 350 चल रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका 435 का पड़ेगा, और पहला टारगेट 480, दूसरा टारगेट 495। टीवीएस मोटर में बाइंग कर सकते हैं। सर यहीं पे भी ले लें, यहीं पे ले सकते हैं कि थोड़ा वेट करना है अभी? डीपीजी एकदम बॉटम तो पकड़ना मुश्किल है यहाँ पर। अगर स्टॉप लॉस से आप ओके हैं 435 से, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 435 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक बार टीवीएस मोटर्स को देखा जा सकता है। आज थोड़ी बहुत बाइंग आई है। एक्चुअली क्या है ना सर, हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आए ना सेल्स के, वो बहुत जबरदस्त है। 8 लाख गाड़ियां बेच दी उन्होंने अक्टूबर मंथ के अंदर। कौन कहता है इस देश में कोरोना का इफेक्ट है, भगवान जाने। 8 लाख गाड़ियां, वो भी नई गाड़ियां हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने पुरानी गाड़ियां नहीं बेची है, नई है। हालांकि वो है उनका टू व्हीलर सेगमेंट। ये बात रिसर्च से भी पता लग रही थी कि टू व्हीलर सेगमेंट की मांग बढ़ेगी, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी भी खराब स्थिति में है। मेट्रोज में खराब है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में खराब है, तो आप रूरल एरिया में तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि किस तरह का वहां पे चल रहा होगा। अगर आज भी किसी को 500 किलोमीटर इस देश में ट्रेवल करना है तो उसके पास सीधी कोई गाड़ी या सीधी कोई बस उसके पास आज भी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर। तो ये बात सच है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करूंगा कि मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है 11,500 टूटेगा, क्योंकि ये है, एक तो चार्ट में तो सिग्नल है ही, और दूसरा जो इतना पेसिमिज्म मार्केट में है ना, आप किसी भी एनालिस्ट को सुनिए, वो टॉप पकड़ने के मतलब इसमें रहता है कि कभी भी मार्केट थोड़ा सा भी टर्न हो तो ये टॉप बन गया, मार्केट यहाँ से स्लाइड कर जाएगा, बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन इतना है। तो जब जब इतना कंसेंसस रहता है एक साइड में, तो मार्केट वो करता नहीं है मुझे लगता है। और आप देखेंगे तो फंडामेंटली भी, जितना मुझे फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, लेकिन जितना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं, तो उसमें जो जो मतलब सीईओज जो है, जो हाई एंड मतलब पोजीशंस में है, उन लोगों का जो बयान है, वो बोल रहे हैं कि प्री कोविड के सिचुएशन में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फंडामेंटल्स भी अभी तो आके सपोर्टिव ही हो गए हैं। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से ऊपर ही है। रिस्क रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 11,500 टिकना चाहिए, और मार्केट यहाँ से ऊपर ही मुझे लगता है। ठीक है सर, ऊपर तक आपके चांसेस क्या हैं वैसे? आपको अगर आप ठीक है, आपका 11,500 बच गया और ऊपर बाजार आया भी, तो फिर कितना, क्या ये 12,000 को वापस टेस्ट करने के लिए जाएगा या फिर पहले ही रुक जाएगा, जिसको हम 11,800 का एक जर्नी कहते हैं? जी, 11,820 के ऊपर अगर क्लोजिंग डेली बेसिस में कभी भी मिल गया, तो फिर तो ये पहला जो हर्डल है वो रहेगा 12,025 का, जो स्विंग हाई से जहां से हम लोग गए थे, और उसको भी अगर क्रॉस कर गया तो फिर तो ये नए हाई की तरफ भी जा सकता है। और चांसेस है हाई, अगर 11,820 के ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो 12,025 को ये क्रॉस कर लेगा।
फिर लगे हाथ सर एक चीज और भी बता दो, अगर मान लो 11,500 टूट भी गया तो फिर कितना आ जाएगा? ये लेकिन डिम्पी जी 11,250 आएगा, एक चीज मैं 11,000 आ मेंशन जाएगा? कर दूं कि ये मेरा व्यू है, और व्यू को मतलब प्राइस से बैकअप जरूर करें। ये व्यू है, ये तो बात है नहीं कि मेरा व्यू ही सही जाएगा, लेकिन हाँ 820 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है 12,025 को क्रॉस करेगा, और मुझे लगता है कि नया हाई इस साल ही हो सकता है बन जाए। अगर बाय चांस सर 11,500 टूट जाए, मान लो एक मिनट के लिए 11,500 टूट जाए, तो फिर कितना आएगा? 11,200 या फिर 11,000 भी? नहीं 11,000 भी आ सकता है उसके हिसाब से। देखिए 11,500 वीकली सपोर्ट है, तो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से देखना चाहिए। किसी भी वीक में फ्राइडे का क्लोज अगर हमको 11,500 के नीचे मिलता है तो फिर तो 11,000 10,800 तक के लेवल भी ओपन अप हो जाए, और ये जो ठीक है व्यू है वो मैं सर। कंप्लीटली चेंज कर लूंगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो आप खुल्लम खुल्ला बोलते हो। और आपको अभी आप कह रहे थे ना आपको फंडामेंटल नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है आपको फंडामेंटल पता करने की जरूरत भी क्या है? आप चार्ट इतने अच्छे से देख लेते हैं, लेवल्स इतने अच्छे से निकाल रहे, फंडामेंटल वालों को अपना काम करने देते, थोड़ा बहुत उनको भी आप दे दो। बट हाँ, ये ठीक है, आपका अपना ये एनालिसिस बहुत जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस चीज का थैंक यू ध्यान डिम्पी। रखेंगे कि आपका जो बायस है वो 10,500 तक अभी पॉजिटिव ही बना हुआ है। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि एक सुलझा हुआ एनालिस्ट अगर ये कह रहा है कि 10,500 जब तक नहीं टूटेगा मैं शॉर्ट नहीं होऊंगा, तो मेरे को भी पुट लेने में या शॉर्ट करने में थोड़ा एतराज होना चाहिए। क्योंकि एक व्यू पॉइंट है, एक सोच है उनके पीछे भी, वो हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, उनकी पूरी स्टडी है इसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्य सर, थैंक यू वेरी मच, आज थैंक करता हूँ। थैंक यू।